रतलाम जिले के पिपलोदा निवासी शिक्षक गणेश मालवी का एक ऑडियो लाडली बहना योजना पर वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने फ्री की योजनाओं का विरोध किया था, जिसको लेकर आज सुदर्शन टीवी मध्य प्रदेश ने मालवी से खास बातचीत की है। चर्चा में क्या कुछ बोले मालवी, आइए आपको सुनवाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन टीवी मध्य प्रदेश और मैं हूँ आपके साथ में जेडी बैरागी रतलाम से। देखिए, पिपलोदा के एक शिक्षक है गणेश जी मालवी, उन्होंने लाडली बहना योजना के अंतर्गत जो है उनका एक ऑडियो वायरल हुआ था। तो उनसे हम चर्चा करते हैं कि क्या कुछ ऑडियो वायरल के तहत जो वायरल हुआ था, उनकी जो भावना थी, ये उन्होंने शिकायत कर दिया, सुझाव दिया था, क्योंकि कुछ मीडिया संस्थानों ने उसको शिकायत के तौर पर भी चलाया था। हम स्पष्ट तौर से उनसे आज हम चर्चा करेंगे कि लाडली बहना योजना के तहत उनकी जो मंशा क्या थी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, आपको बहुत बहुत सर, आपका एक ऑडियो वायरल हुआ था करीब 8 से 10 मिनट समथिंग का। उसमें सर क्या कुछ था, मतलब जो है लाडली बहना योजना के अंतर्गत जो आपने अपना सुझाव दिया था, शिकायत दी, पहला सवाल। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी कोई शिकायत नहीं थी। वो हमारा एक सजेशन था और इसके अंदर सजेशन में हमारी पत्नी भी इसके अंदर वो थोड़े से उत्सुकता दिखाई उन्होंने। वे लाडली बहन हम भी हैं, क्योंकि अगर आप सभी को, अगर आप जो फॉर्म भराए थे, जिस हिसाब से पात्र हैं उनको लाडली बहनों में आप ले रहे हैं, तो क्या हम कर्मचारियों की पत्नी हम लाडली बहन नहीं है क्या? हमारे साथ सोतल रविवार क्यों? तो उस चीज को लेकर के थोड़ा सा वो मन बना और उस चीज को लेकर के फिर आगे बात बढ़ाई हमने। तो वो एक रहा था, सुझाव दिया था और उसके पीछे बहुत सारी ऐसी चीजें थी। हालांकि हमारी ये, क्योंकि देखो उसका लाडली बहन का तो ऐसा है कि जो कुछ नियम है, कायदे कानून है, उसके अंदर फंडामेंटल ट्रस्ट के कुछ किसको मिलना चाहिए, किसको नहीं मिलना चाहिए, वो सारी चीजें। लेकिन एक महिला जो है वो इन सब चीजों पे गौर नहीं करते हुए बड़े बड़े मोटे शब्दों में उन्होंने बोला कि भाई हम बहन नहीं है क्या? मैंने बताया भाई कि अपन टैक्सपेयर हैं, कर्मचारी हैं, शासकीय कर्मचारी हैं, तो अपने को ये पात्रता नहीं आती है। सर, आपका कहना है यदि अगर जैसे नॉर्मल को मिल रहा है तो सरकारी कर्मचारियों को भी मिलना चाहिए? नहीं, देखो, ये मेरा कहना नहीं, ये मतलब हमारी पत्नी की विडंबना है। पत्नी की विडंबना बढ़ के मेरे पास आई तो मैंने उसको समझाया। लेकिन होता क्या है कि कहीं ना कहीं जाकर के महिलाओं में उत्सुकता रहती है कि माननीय मुख्यमंत्री जी अगर प्रदेश के मुखिया हैं और बड़े भाई हैं, तो उसमें भेदभाव मत करो कि अब ये कर्मचारी की महिला बहन है या उसकी बहन है। तो उस तरीके से उनको क्या थोड़ा सा भेदभाव लगता है। अपन तो क्या है, हर तरीके से आधार पर उस चीज को समझते हैं कि अगर मुख्यमंत्री जी अगर कुछ दे रहे हैं तो उसके पीछे क्राइटेरिया क्या है, अपन जानते हैं। लेकिन महिला नहीं समझती है। लेकिन मैंने उसको समझाने का प्रयास किया, तो उसमें होता क्या है कि फिर कहीं ना कहीं उसकी कुछ बातों को लेकर के फिर उन्होंने 2 बात और भी कही कि जब हम मान लो कि सरकारी नौकरी या कर्मचारी जो टैक्स पेयर है, उसकी पत्नी को तुम बहन नहीं मानते हो, उसको कोई लाभ नहीं दे सकते हो, तो अन्य को मुफ्त की योजना क्यों दे रहे हो? तो ये मुद्दा वहां से उठा है। और जैसे ये मुद्दा उठा और ये मुद्दा उठ करके सीधा टैक्स पेयर पे आया, टैक्स पेयर से डाइवर्ट हुआ, तो फिर हमारा पैसा आपने जब सीधी तरीके से अगर मुफ्त की अगर रेवड़ियों में और मुफ्त के लॉलीपॉप में अगर आप डाइवर्ट कर दोगे, तो फिर वो जनता का पैसा आप इस तरीके से चुनावी मुद्दा बना करके थोड़ी कर सकते हैं। और आप भी समझ रहे हैं चुनाव सर पे है, तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो बिल्कुल एक तरीके से दाव खेला है। सर, जैसे कि आपने अभी बताया कि जो टैक्स पेयर का पैसा है, ये बात सही है आपकी। लेकिन सर, जो सरकार जो इस तरह की योजना निकाल रही है सरकारी को लेकर के, उसको लेकर के आप क्या सोचते हैं? सर, योजनाएं बहुत सारी हो सकती है। योजनाएं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि योजनाएं कोई गलत है, या योजनाएं ऐसी होना चाहिए कि जिसमें मध्य प्रदेश या अपने प्रदेश के लिए जो भी मुखिया करते हैं, तो वो मुखिया उस प्रदेश को मतलब तरक्की करें, उसके मतलब रोजगार उन्मुख बातें करें, उसकी प्रगति की बात करें। और जो नौकरी कर रहे हैं, जो व्यावसायिक लोग हैं, जो टैक्स दे रहे हैं, उनके पैसे को लेकर के अगर आप इस तरीके से घर बैठे व्यक्ति को अगर आप मुफ्त की सुविधाएं देंगे, तो व्यक्ति काम कब करेगा? आत्मनिर्भर भारत, मोदी जी तो बोल रहे हैं आत्मनिर्भर है, हमारा भारत जो है स्किल इंडिया की तरफ जा रहा है, हमारे पास स्किल है। तो हमारे पास स्किल क्या है? घर बैठ के आराम से बोलो, आपने 1000 रुपये ले लो, बिजली का बिल मुफ्त करा लो, पानी मुफ्त ले लो, किसानों के लिए भी जो उनके जो क्राइटेरिया वो माफ करा दो। हर तरीके से माफ मुफ्त, ऐसा क्यों? अगर मुफ्त और माफ की ही अगर राजनीति और देश चलाना है, तो फिर ये 2-3 लाख रुपए करोड़ का जो कर्जा मध्य प्रदेश के माथे, ये कौन देगा? सुझाव हो सकते हैं? सर, मेरा सुझाव ये है, ये प्रदेश को चलाओ, अच्छे से अच्छी योजना बनाओ। हम कह रहे हैं शिक्षा जो बहुत जरूरी चीज है, बिना शिक्षा के तो कोई कुछ नहीं कर सकता, वो जरूरी है। स्वास्थ्य जरूरी है, तो आप स्वास्थ्य विभाग में जाइए। हमारे पूरे प्रदेश को शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, सड़कें, अगर आपकी व्यवस्थाएं, जो मूल हमारी जरूरत की चीजें हैं, पहले आप उसको देखिए। उसके बाद अगर कोई चीज बचती है तो देश की तरक्की के लिए लगाइए। फिर अगर ऐसा लगता है कि हम बहुत कुछ कर चुके हैं, फिर पैसा बच रहा है, तो हमारे कर्ज को आप मिटाइए, कर्ज खत्म कीजिए। लेकिन अगर आप इधर सर पे चुनाव आते हैं, इधर हम लगता है हारने का डर है, या कोई पुरानी सरकारें हैं, जैसे अभी कांग्रेस जी के कमलनाथ जी ने इन्होंने बोला
कि हम 1500 रुपए लाडली बहना के देंगे, 500 रुपए टंकी की करेंगे। आप देखो पूरी दुनिया में हो रहा है, मतलब सॉरी पूरे भारत में ऐसा हो रहा है। अलग अलग पार्टियां वापस से चुनाव के दौरान वापस से सत्ता में आने के लिए ऐसे प्रलोभन देती है कि वो जनता, आम आदमी क्या समझता है 1500 रुपए मुझे मिले, गलत थोड़ी ना। किसी व्यक्ति को 1500 पैसा आते हो किसको बुरा लगेगा? टंकी 500 रुपए की मिलेगी उसको क्या तकलीफ है? उसको बिजली का बिल 50 रुपए 100 रुपए मिले उसको क्या तकलीफ है? फिर काम क्या करेगा वो? कुछ भी नहीं करेगा। अभी आपने भी देखा होगा लाडली बहना की पहली किस्त मिली और एक होल्डिंग के अंदर एक महिला माँ साहब है, उससे आप जैसे पत्रकार साहब ने पूछा कि माँ साहब आप क्या करेंगे, तो उन्होंने मजाक मजाक में क्या बोला, दारू पिएंगे। तो ये तो मतलब इस तरीके का आधार है? तो हम क्या चाहते, मेरा पैसा 36,000 रुपए मैंने टैक्स दिया, आप भी दे रहे होंगे और भी देते हैं, लाखों करोड़ों रुपए टैक्स होता है। उस करोड़ इतने पैसों का अगर आप इस तरीके से घर बैठे मुफ्त की योजनाएं चला करके, अगर आप ये सोचते हैं कि भाई ये मेरा वोट बैंक है, 80% 75% जो गरीब जनता है भारत की, उसकी गरीब 75% क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 85 करोड़ लोगों को मुफ्त का रोजगार खाद्यान्न दिया है। तो उससे पता चल गया गरीब कितना है। लेकिन आधार पे गरीब कितना है ये पता है आपको? आप भी जानते हैं। सरकारी आंकड़े में गरीब होना अलग है, आधार पे गरीब होना अलग बात है। तो माननीय मेरा ये कहना है कि ये योजनाएं जितनी चल रही हैं उसमें से आप देखें कि बहुत ज्यादा जरूरी की कौन सी, गरीब कौन है, वास्तव में गरीब कौन है, उसको ये योजना ने, जैसे विधवा पेंशन, मैं बिल्कुल मानता हूँ विधवा है, महिला है, उसका कोई आधार नहीं है, बहुत उम्र हो जाती है। 5 साल वाली जो वृद्धावस्था पेंशन वो भी अच्छी है, दिव्यांग पेंशन है वो भी अच्छी है। इस प्रकार की कुछ योजनाएं जो ऐसी है बहुत अच्छी है, मैं मानता हूँ सब चीजों करना। लेकिन आप लाडली बहना है ना, इस प्रकार से मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, सड़कों के लिए आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। सड़कें अभी हमारे हालत आप खुद भी देखते हुए आ रहे हैं। ये सड़कें आप जब भी ऐसा कुछ निकलता है तो बिजली, पानी, सड़क, रोजगार, पहली बात तो रोजगार की देखो आप, रोजगार की स्थिति, रोजगार डालो ना। ये महिलाएं जितनी भी हैं बहनें, इनके लिए आप घरेलू रोजगार, कुटीर उद्योग, आप इनको छोटे छोटे ऐसे उद्योग बना दीजिए। अभी कौशल विकास केंद्र की तरफ से इनको कार्यक्रम दिए जाते हैं सरकार को, तो वो कौशल विकास की तरफ से जैसे ब्यूटी पार्लर हुआ, हैंडलूम का काम हुआ, छोटे मोटे घर हाथ कर, ये जो चीजें हैं सीखती हैं। तो सीखने के बाद आप ऐसी प्लानिंग करो कि इनको घर बैठे रोजगार मिल जाए। अब जब रोजगार मिल जाएगा तो आप उसको 1,000 का 10,000 ना कौन मना करेगा? फिर उसको मेहनत उसको लगेगा नहीं, मैं खुद अपने पैरों पे खड़ी हूँ, तो वो पैसा लेगी, अच्छा लगेगा। लेकिन ये पैसा क्या चाह रहा हूँ सर, आप एक सरकारी शिक्षक है, आपने वहाँ पे जो सुझाव है शिकायत करी है, तो कोई रिएक्शन आया सर? नहीं, देखो ये क्या है, देखो आप भी समझते हैं कि ये तो एक स्वाभाविक सी बात है कि अगर सामने से रिएक्शन कब आता है। मैंने व्यवस्था को लेकर के बात कही है, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को सुझाव दिया है, इसमें ना किसी को कई 2 शब्द गलत कहे, न माननीय मुख्यमंत्री जी को गलत कहा है। और मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे शिवराज सिंह जी और अभी वर्तमान जो सरकार है वो स्किल डेवलपमेंट पे काम करती है। स्किल डेवलपमेंट कब होगा कि आपकी जनता जागरूक होगी, जनता जागरूक होगी, आपको सजेशन देगी। आप इस तरीके की कुछ हेल्पलाइन नंबर रखिए, आप इस तरीके से कुछ पब्लिक में ऐसा कनेक्शन रखिए कि जिससे आपको आम आदमी आपको जोड़ करके ये समस्या बता सके, सुझाव दे सके, कोई बात बता सके कि नहीं साहब हमारे क्षेत्र में ये हो सकता है, हमारे क्षेत्र में ये रोजगार हो सकता है। इस तरीके से जब कनेक्टिविटी रखेंगे आप तो वो चीज जाएगी उसके पास में। अब रही बात मेरे पास, मैंने देखो डायरेक्ट व्यवस्था के ऊपर सवाल खड़ा करा है कि जब आप हमारे जो पैसे हैं टैक्स के उसको लेकर के अगर आप ऐसे मुफ्त की योजनाओं में करेंगे तो हो सकता है ये बहनें आपको वोट दे ना भी दे, कोई गारंटी थोड़ी। अगर आपको भविष्य तो अपन जान नहीं सकते हैं। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये बात बोली कि चलो ठीक है हमने अभी ये वोट बैंक साथ दिया, महिलाएं अगर मान लो अपने मध्य प्रदेश की जनसंख्या 7 करोड़ के लगभग है, उसका आधा कर दें हम, है ना, सब कुछ कर दें तो लगभग 6 करोड़ में से 3 करोड़ महिला हो गई। 3 करोड़ में से 1 करोड़ 25 लाख महिलाओं को आपने अभी 1,01,000 रुपए दे दिया है। अब इससे सीधा ये हम मन लगा सकते हैं कि यार 1 करोड़ वोट आपने साथ लिए। क्या ये साथ लिया आपने? कुछ इसका लग रहा है आपको? ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उधर कमलनाथ जी तैयार होकर बैठ गए, उन्होंने आप ही की योजना को क्रॉस करने के लिए 1500 डाल दिए हैं, टंकी में ये कर दी है। हो सकता है आम आदमी पार्टी और कुछ बोल दे, है ना, बहुजन समाज पार्टी और कुछ बोल दे। तो ये क्यों बोलते हैं, मतलब ऐसा क्यों? जैसे मान लो कि आप राजनीति में आते हो, तो जब राजनीति में कोई व्यक्ति आता है तो वो आता है सूखे हाथ, कुछ भी नहीं, सेवा में ऐसे करके आता है ना, हाथ जोड़ता है और ऐसे करके आता है कि भाई मैं आपको दूंगा। जब राजनीति में जब उसने प्रवेश करा था तो उसके पास में एक बैलगाड़ी, साइकिल, मोटरसाइकिल रहती है, कोई धनाढ्य है तो उसके पास कार होगी। लेकिन जब वो व्यक्ति साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल जब वो काम करता है तो उसके पास में स्कॉर्पियो आ जाती है, बड़ी बुलेरो आ जाती है, बड़ी गाड़ी आ जाती है,
फिर उधर देखो आप तो 50-50 लाख की गाड़ियां, ये कहाँ से आती है? सेवाओं का नतीजा मेरे को तो नहीं लगता है कि इतनी जल्दी की तनख्वाह मिलती होगी। फिर उसमें जब आप किसी पद से चुने जाते हैं, विधायक चुने जाते हैं, सांसद चुने जाते हैं, पार्षद चुने जाते हैं, अध्यक्ष चुने जाते हैं, तो ये सब करने के बाद जब सेवा के नाम पे जब आप आते हो तो उस समय जब आपके पास आर्थिक स्थिति आपकी कमजोर रहती है, लेकिन अब आपके पास ये पैसा कहाँ से आया, ये पूछ सकते हैं हम। लेकिन चूंकि मैंने ये व्यवस्था पे सवाल किया है, मैंने किसी का व्यक्तिगत ईगो हर्ट नहीं करा है, इसके अंदर किसी व्यक्तिगत नाम से नहीं करा है, तो इसलिए क्या है सर, मैं बिल्कुल निश्चिंत हूं। और फिर भी मैं बिल्कुल आश्वस्त कर रहा हूं कि अगर मेरी बातों से, मेरे प्रश्न से, मेरे समझाने से अगर किसी को तकलीफ हो रही है तो मैं उस तकलीफ के लिए नहीं पैदा हुआ हूं। मेरे को हिंदुस्तान का मैं नागरिक हूं, पढ़ा लिखा हूं, टैक्स पेयर हूं, समझदार हूं, समझदार नागरिक और जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मेरा खुद का भी ये हक बनता है कि मेरा टैक्स का जो पैसा आता है वो सरकार कहाँ खर्च करती है। ऐसे करोड़ों लोग हैं पूरे भारत में, अगर देखा जाए तो लगभग 7 करोड़ 8 करोड़ लोग टैक्स देते हैं। आप भी जानते हैं 136 करोड़ की जनसंख्या में मात्र 8 करोड़ जनसंख्या आपको टैक्स देती है, और बाकी क्या करते हैं, सब बाकी मजे करते हैं, है ना। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा इस व्यवस्था को सवाल था और रख दिया है। उसके बाद अगर किसी को बुरा लगता है तो वो बुरा नहीं लगना चाहिए, कायदे से मेरी बात ये है। अभी आपने बताया जैसा कि नेता वगैरह जो रहते हैं, नेता बनने के बाद में हाथ जोड़ करके आते पहले, उसके बाद नेता बनने के बाद में उनके पास स्कॉर्पियो वगैरह, तो क्या लगता है कहीं ना कहीं आप ये मतलब बड़े भ्रष्टाचार को अंजाम देते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। आज एक बात बताइए, आप अच्छी तरीके से, आप तो मतलब मैं कह सकता हूं कि आप हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। आपने हजारों लोगों को देखा होगा बड़े होते हुए, गिरते हुए, संभलते हुए, नेतागिरी करते हुए, नेता बनते हुए, बड़े सांसद बनते हुए, विधायक बनते हुए देखा होगा। आप खुद इस जगह धरातल पे अपने आप को रख के देखिए कि ये व्यक्ति कहाँ था और आज कहाँ है। तो उसकी तनख्वाह का कैलकुलेशन करें तो वो तनख्वाह कितनी मिल रही है आपको उसको भैया, जो भी आपका भत्ता बत्ती सब काटाबेटी करके 1 लाख 1.25 लाख मिल रहा है। 60 साल के 60 महीने के 60 लाख रुपए। 60 लाख रुपए में से अधिकतर तो आपके टेलीफोन का खर्चा, ये आता ये आपका भत्ता, जाने आने का भत्ता, मेडिकल है, परिवार की जो है प्लेन की सुविधाएं, ये सारी चीजें अगर कार्ड भी दिया है तो 50,000 बच रहे हैं आपके। तो 50,000 के साल भर के अगर देखा तो 6 लाख रुपए सारे मिलकर टोटल गए। तो 6 लाख का 5 साल का कैलकुलेशन कर लो। तो वो जब चीजें आप कैलकुलेशन के अगर आप जाते हो तो इन लोगों के पास में इतना पैसा, वो जो मतलब उनका लिविंग स्टैंडर्ड है वो कहाँ से मेंटेन कर, तो वो तो करप्शन का मामला सामने आता हो। तो वो चीज क्या देखो कहीं ना कहीं हर्ट होता है। आप जनता देखती है, जनता बहुत सारी चीज माइनर नहीं, अंदर ही अंदर सोचती है, घुटती है। लेकिन अब देखो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं कुछ बोलूं, तो मैंने बोल दिया। अगर बोलने के बाद में अगर कहीं लग रहा है कि कोई दिक्कत है तो दिक्कत वाली कोई बात खड़ी भी नहीं होना चाहिए। ये तो समझदारी वाली बात सामने वाला भी है ना। सर जैसा कि अभी अपने नेताओं के बारे में बताया और जैसे भ्रष्टाचार होता, तो क्या मतलब कहीं ना कहीं इसका मतलब सुझाव क्या है? मतलब जैसे फ्रिज की जो योजना है उससे मतलब आपने सच उसमें रिकॉर्डिंग में बताया था जो वायरल हुई थी कि उसमें लोग आलसी बनेंगे, तो उसका मतलब परमानेंटली किस प्रकार से उसको कंट्रोल किया जा सकता है? कंट्रोल ऐसे किया जा सकता है कि जैसे मान लो कि आज मैं 36,000 रुपए टैक्स दे रहा हूँ, या जो भी मेरा टैक्स है, मेरे टैक्स की बात छोड़ दो आप, मैं टैक्स दे रहा हूँ या नहीं दे रहा हूँ, या लाडली बहनों आम दे रहा, मुफ्त में दे रहा, मेरे को लाडली बहनों से कोई तकलीफ नहीं है, बढ़िया है। उनसे आप 1,000 नहीं 3,000 दो, उनको जितना चाहे उतना दो। मैं कतई मना नहीं कर रहा हूँ, कोई किसी के निवाले के आगे नहीं आ रहा हूँ। मुफ्त का पैसा किसी को भी ऐसा नहीं है कि अच्छा बुरा नहीं लगता, अच्छा लगता है। सब आने दो खाते में, मेरे भी खाते में 5,000 डाल देगी सरकार, तो मैं बड़े खुशी खुशी उसको खर्च करने की योजना बनाऊं। तो सबसे पहला ये रहता है कि हम जिस प्रदेश के मालिक हैं, जिस हमको मुखिया बनाया है, हमको जिस पार्टी कुछ भी हो सकती है, लेकिन आज हम नेतृत्व कर रहे हैं मध्य प्रदेश का, तो मध्य प्रदेश का सबसे पहले आपको ढांचा चेक करना पड़ेगा कि मेरी मध्य प्रदेश की स्थिति क्या है। और आपके घर की स्थिति हो या पूरे प्रदेश की स्थिति हो, आर्थिक स्थिति से ही हम जांच कर सकते हैं कि हमारे प्रदेश की स्थिति ठीक है या नहीं है ना। हम सांस्कृतिक लेवल पे जाएं या सामाजिक लेवल पे जाएं, उस लेवल को तो हम बाद में भी ठीक कर सकते हैं, लेकिन आर्थिक स्थिति जिस प्रदेश की या जिस घर की कमजोर रहेगी वो घर तरक्की नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहला ये कि आपका वित्तीय वर्ष जो भी है, आज अगर इस जगह शिवराज जी हैं, इस जगह अगर मैं भी हूं, तो मैं ये कर सकता हूं कि मान लिया जाए कि मुझे आपको प्रदेश की व्यवस्था सुधारना, तो प्रदेश की व्यवस्था सुधारने के लिए आपको आर्थिक स्थिति सुधारना है। आज मुझे वित्तीय वर्ष 2023-24 का कलेक्शन देखना है कि मेरे पास कलेक्शन कितना है। हर प्रकार के इनकम जहां से भी हो सकते हैं, गवर्नमेंट के जहां से भी टैक्स के माध्यम से हो सकता है, या किसी भी आपके जो भी आप जिस तरीके से भी गवर्नमेंट अपना प्रचार प्रसार करके, या जिस प्रकार से सरकारी योजनाएं जो भारत में अपन उद्योग लगा करके जो टैक्स लेती है, व्यापारियों से टैक्स लेती है, कर्मचारियों से टैक्स लेती है, रोड पे जो गवर्नमेंट की जो टैक्स गाड़ियां चलती है उससे टैक्स सर्विस टैक्स लेता है।
अब तमाम प्रकार के टैक्स हैं, उन सभी टैक्सों का एक तरीके से सभी गवर्नमेंट करती है कैलकुलेशन। आपकी आवक कितनी है, आपका राजस्व कितना है, आपका राजस्व अगर पता चल जाता है कि हमारा राजस्व इतना है, तो उस राजस्व के अंदर से हम जानते हैं कि हमको किसी भी राज्य को या किसी भी देश को एक कर्ज लेने की एक सीमा है, उस सीमा के अंदर हम कर्ज ले सकते हैं। उससे ऐसा तो है नहीं कि हम जितना चाहते हैं उससे ज्यादा पैर फंसा लेंगे, बाद में पता चलेगा हम चुनाव हार गए, दूसरे के माथे वो कर्जा डाल के चलते बनेंगे। होता यही है, हालांकि कर्जा दूसरे के माथे डालते हैं। तो जब हमारी कैपेसिटी देख लेंगे, हम साल भर में 2, 3 या 4 लाख करोड़ की जब हम इनकम कर सकते हैं, तो क्या हम इस पैसे से हमारे फंडामेंटल जो जरूरतें, हमारी आधारभूत जरूरतें, जो हमारी मेन रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट को पूरी करने के बाद में हम ये ना देखें कि मैं अगले साल चुनाव में जीतूंगा, नहीं जीतूंगा, या मेरा क्या होगा। हम ऐसा थोड़ा सा सोच के थोड़ा सा दूर हो जाएं और उस चीज को सोचें कि ये जो पैसा बचा है, पूरे 365 दिन आपने काम किया और आपने जो आय हुई राजस्व की, अगर उसमें से मान लिया जाए कि 50,000 करोड़ की बैलेंस शीट बचती है, तो क्या हम उस कर्जे को उसमें जमा नहीं कर सकते? उस पैसे को, वो कर्जा कम हो जाएगा। 3 लाख करोड़ का कर्जा है, अगर आपने 50,000 जमा कर दिया, फिर अगले साल 25,000 जमा कर दिया, फिर आपने 10,000 करोड़ जमा कर दिया, तो क्या 3 लाख करोड़ का जो कर्जा है ऐसे धीरे धीरे कम नहीं पड़ेगा? तो इस तरीके से इंस्टॉलमेंट से हम बचा करके वो किस्त से हम कर सकते हैं। अभी क्या हो रहा है, अभी मेरी सरकार है, लाखों करोड़ों माथे कर लो, योजनाएं बांट दो, फ्री की मुफ्त की दे दो, इधर ये दे दो, उधर वो दे दो, बाय द वे हम आ गए तो ठीक, नहीं आए तो ये कर्जा उसके माथे, तो भैया इसकी टोपी उसके सर, इसका ये कैसे चलेगा? तो ये कुछ चीजें हैं जो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। सर, आपकी जो ऑडियो वायरल हुआ था उसको लेकर के काफी कमेंट्स भी आए थे कि 2018 में जब कमलनाथ सरकार बनी थी तो उन्होंने 2 लाख रुपए किसानों के माफ करने की बात कही थी। तो आपके कमेंट्स के मतलब ऑडियो के ऊपर ही कमेंट्स आए थे कि तब आपने इसी आवाज क्यों नहीं उठाई? नहीं, देखो, इसमें तब आवाज उठाई थी या नहीं उठाई थी, सर ये प्रश्न नहीं है। मैंने आपको ये बात पहले भी बोली थी कि ये बात हमारे श्रीमती जी से उठी है, मजाक से उठी हुई बात सीरियस बनी है, और उन्होंने सिर्फ यही बात करी थी कि मैं भी बहन हूं, मुझे क्यों वंचित किया जा रहा है। सर, मेरा कहना मतलब है कि वो भी तो एक फ्री की रेवड़ी टाइप की था। तो उस वक्त भी थी, मैं तो सर ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं। तो अभी तो मैंने मेरी पिछली बातों में मैंने ये कहा है कि आप 2 लाख करोड़ रुपए, सॉरी कितना बताया आपने, 2 लाख रुपए किसानों के माफ करने का, उस समय मैंने बोला सर, मैं उस समय भी बोला था, उस समय मुझे किसी भी पार्टी से कोई व्यक्तिगत कोई मेरा वो नहीं है लगा, ऐसे कमेंट आते इसलिए मैंने बिल्कुल सर, मैं आपकी बात को सहमत हूं और आपको लग भी रहा है मैं उस समय नहीं बोला था, पर मैं अगर बोला भी हूं तो किसी को क्या पता चलेगा। लेकिन अभी इस समय वर्तमान में आपको लग रहा है मैं बोला हूं, मैं बोला क्यों हूं? क्योंकि आपने वो ऑडियो सुना मतलब आपके पास ऑडियो आया, तो मैं उस समय भी तो कुछ ना कुछ बोला ही होगा। तो जब उस समय वो ऑडियो वायरल ही नहीं हुआ, अब मेरी तो ये कंडीशन है भाई, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, बहुजन पार्टी हो, मेरे को किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं, सब अपने काम करो, लेकिन ये जनता के काम को जो मुख्य रूप से जो होना चाहिए उस पर ध्यान दें आप, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दें, शिक्षा का स्तर को, सर्व शिक्षा अभियान के अंदर 1ली से 8वीं की एजुकेशन मुफ्त है, अपन जानते हैं। 9वीं से लेकर के 12वीं हाई स्कूल हाई सेकेंडरी की एजुकेशन में कुछ लगती है फीस, वो अपन मानते राइट देना पड़ता है। मेडिकल लाइन पे अपन जाते हैं तो वहाँ आप चिकित्सा की सुविधाओं को मुफ्त दे रहे हैं, मान रहे हैं, चिकित्सा की सुविधाओं को मुफ्त देने के साथ साथ सुविधाएं हैं वहां पर, सुविधाएं आप जा रहे हैं, आप 5 रुपए की या 10 रुपए की पर्ची कटवा ली, उसके बाद वहां से फिर क्या होता है, वो बेचारा पब्लिक जो गरीब आदमी है वो भटकता रहता है। वहां की सुविधाएं आप मेंटेन करिए, वहां के डॉक्टरों को मेंटेन करिए, वहां के अगर हो सकता है क्या कोई पेशेंट इतना खतरनाक, मैं तो कई बार ऐसा भुगत चुका हूं कि मैं स्ट्रेचर भी नहीं मिलती है, भागम भाग करके ना फिर होता पेशेंट को, मैंने खुद ने देखा है, मैं कुछ इतना ज्यादा नहीं बता पाऊंगा कब क्या देखा था, मुझे याद है। लेकिन अपन इस चीज को ये जानना चाहते हैं कि इस पैसे का उपयोग सदुपयोग करें आप। मुझे 2 लाख रुपए कमलनाथ जी ने उस समय माफ करे, मैंने नहीं बोला, तो ये मैं पब्लिक को, जिसने भी आपको ये बात बोली है, मैं उन्हीं सर को ये कहना चाहता हूं कि मैं उस समय बोला था, मैंने ये बात बोली थी 2 लाख रुपए आप क्यों किसी के माफ कर रहे हैं? अगर वो किसान अगर कमा रहा है तो किसान आज ही कमा रहा है, 1947 से और उसके पहले से किसान तो कमा ही रहा है उसके। हाँ, ये मान रहा हूं, किसानों के पक्ष में मैं ये कहना चाहता हूं कि किसान जो बोता है उसकी लागत मूल्य जो लगती है, सरकार को ऐसा मतलब प्रावधान बिल्कुल फिक्स कर देना चाहिए कि एक बीघा जिसके पास में है वो व्यक्ति और 100 बीघा जिसके पास में है वो व्यक्ति, इन दोनों में पैरेलल जो समानता है उसको थोड़ा सा ठीक करें, क्योंकि 1 बीघा से लेके 5 बीघा तक का व्यक्ति गरीब किसान कहलाता है, 5 बीघा से लेके 10 बीघा के बीच में थोड़ा इसका स्टैंडर्ड सुधर जाता है, लेकिन फिर भी वो गरीब ही कहलाता है। 10 बीघा से लेकर 30 बीघा तक के बीच में थोड़ा सा स्टैंडर्ड उसका सुधरता है, क्योंकि उसकी जमीन ज्यादा है, वो कहीं से मैनेज कर लेता है।
तो मेरा आपके माध्यम से ये कहना है कि 2 लाख रुपए का कर्जा माफ करने के बजाय आप उसकी उपज में जो लागत लगती है, उस लागत के लिए जो फसल जो पैदा करके जब वो मंडी में लाता है, तो उसका एक ऐसा शुल्क निर्धारित करें कि उसके 1 बीघा की जो लागत मूल्य है वो निकलने के पश्चात वो उसके बच्चों को अच्छे कपड़े पहना सके, अच्छा उसका त्योहार मना सके और अच्छा उसके परिवार के साथ मकान बना के रह सके। मैं इसके साथ ये चाहता हूं, मैं ये नहीं चाहता हूं कि उसको मुफ्त दो आप। 2 लाख रुपए का कर्जा बहुत बड़ी बात होती है, 2 लाख रुपए को छोटी मोटी बात नहीं होती। लेकिन आज अगर मान लो उस व्यक्ति की लागत मूल्य जो लगी 1 बीघा में अगर 25,000 रुपए का खर्चा है, न उसकी फसल को आप 30 या 35,000 में या 40,000 में खरीद लेते हो, तो वो क्यों आपके सहारे हाथ लंबा करेगा? वो स्वाभिमानी किसान है। फिर ये चाहता हूं। सर मेरा अंतिम सवाल, जो लाडली योजना जो है उसको लेकर के एक मतलब मेन आप मोटिव क्या देना चाहेंगे दर्शकों को? तो लाडली बहना ये अभी अभी आया है मार्केट में। जिस प्रकार लाडली लक्ष्मी योजना चलाई थी, लाडली लक्ष्मी योजना सरकार ने क्यों चलाई थी कि जो कन्या भ्रूण हत्या है उसको लेकर के कहीं ना कहीं एक समाज में जागृति हो, आम जनता ये समझे कि कन्या जो है हमारे समाज की बहुत जरूरत है। पुरुष और महिला की दर को अनुपात को ठीक करने के लिए योजना ये। उसके बाद जैसे ही कन्या पैदा होती है, इस योजना के माध्यम से उसके माता पिता उस योजना में दाखिल होते हैं। दाखिल होने के बाद उसका प्रमाण पत्र बनता है, वहां से लेकर के आखिर जब वो शादी होती है वहां तक की उसकी योजना है। कन्या भ्रूण हत्या को लेकर के, कन्या या महिला जागरूकता को लेकर के अगर ये योजना बनी है तो मैं इसका समर्थन करता हूं, क्योंकि इसके अंदर महिला के प्रारंभिक अधिकार छुपे हैं। जब वो पैदा ही नहीं हो रही तो फिर आप उसको कहां क्या करोगे? ये योजना मैं इसका समर्थन करता हूं। क्यों? क्योंकि सरकार ने ये देखा है कि कन्या, हमारे शिवराज जी कन्या पूजन करते हैं तो सब कन्याओं के धोख देते हैं, पैर धोते हैं, है ना? मैं खुद भी करता हूं। लेकिन भ्रूण हत्या को लेकर के ये योजना लिए, बहुत अच्छी बात है, स्वागत है। लेकिन लाडली बहना योजना से आप क्या दिखाना चाहते हो? आप भी अगर मान लो मैं उनसे पूछ लूं कि भाई क्या होगा इससे बताइए आप। सिर्फ यही होगा कि बहनें खुश हो जाएगी और एक वोट दे के आ जाएगी। इसके अलावा अगर कोई अतिरिक्त लाभ मिलता हो तो मुझे कोई बता सकता है। और वो ये सुनने के बाद बहनें मेरी ज्यादातर नाराज हो रही होगी कि हमारे मुंह में आया होने वाला आप कौन, छीनने वाले कौन होते हैं? मेरे कोई नहीं होता हूं छीनने वाला, मैं दे रहा हूं और आप सरकार दे रही है, आप लो, उसमें मेरा कंट्रीब्यूशन है। मैं अधिकार के साथ कह सकता हूं कि लाडली बहना नहीं, मध्य प्रदेश की ऐसी तमाम योजनाएं, मध्य प्रदेश की ऐसी तमाम सुविधाएं जो आम जनता को मिल रही है, उसमें मेरा कंट्रीब्यूशन है और मुझे बोलने का पूरा अधिकार है। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात, जब भी सरकारें इस प्रकार से कोई योजना बनाती है, कोई योजना लागू करती है, तो सर मैं आपके माध्यम से हाथ जोड़ के निवेदन ये करना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश, तमाम राज्य, पूरा भारत देश एक टैक्स पेयर एसोसिएशन का गठन होना चाहिए। टैक्स पेयर एसोसिएशन का अगर गठन हो जाएगा, चुनाव आयोग उसमें हस्तक्षेप देगा, सरकारें उस पर ध्यान देगी। जब एसोसिएशन बन जाएगा पूरा, तो जो भी व्यक्ति चुनाव से संबंधी उसमें घोषणाएं करेगा कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, उसके अंदर वो एसोसिएशन उस पर ध्यान रखेगा, उस चीज को नोटिफाई करेगा कि भाई इसके अंदर ऐसी कोई योजना नहीं है जो मुफ्त की हो, हमारे टैक्स का नुकसान करने वाली हो। वो वहां से वेरीफाई होकर के तब जाएगा, चुनाव आयोग उस चीज को क्लियर करे, तब जाकर के ये सब चीजें हो। मैं तो ये चाहता हूं कि ऐसा एक एसोसिएशन बनना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही कुशलता से सभी प्रश्नों के उत्तर दिए। देखिए ये हमारे साथ में जो थे गणेश जी मालवीय शिक्षक हैं और उन्होंने अच्छा सुझाव दिया है कि किस तरह से शासन को इस तरह की फ्री की योजना ना बांट करके अपने आप को मध्य प्रदेश को मजबूत करना चाहिए। जेडी बैरागी, सुदर्शन टीवी मध्य प्रदेश, रतलाम।